मनु के राज्य के बारे में उत्पत्ति, राज्य के ईश्वर या देवी सिद्धांत, उनका अध्ययन किया हमने। मनु के द्वारा किए गए सामान्य दर्शन, सामाजिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करने के तत्पश्चात हमें मनु के राजनीतिक दर्शन के सिद्धांत, साप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। किस तरह से मनु के द्वारा राज्य को एक ऐसी संस्था के निर्माण के रूप में संचालित किया गया है कि राज्य को एक सावयव माना गया है और राज्य को साप्तांग सिद्धांत राज्य का सावयव सिद्धांत भी कहते हैं। मनु के द्वारा राज्य के सावयव सिद्धांत या साप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत मनु द्वारा बताया गया है कि एक राज्य के अंतर्गत राज्य को किसी एक भाग के रूप में अलग अलग रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। पूरे के पूरे अंग तथा पूरे के पूरे राज्य के जो तत्व हैं, जिसे हम भाग कहें, उन सभी को मिलके एक सभी अंगों का एक समन्वय रूप होगा, तभी राज्य का संचालन सही तरीके से होगा और राज्य की शक्ति के रूप में राज्य का अच्छा संचालन होगा। तो राज्य एक संस्था के रूप में कार्य करता है। सप्तांग सिद्धांत का अर्थ यही है कि राज्य के 7 अंगों में राज्य को विभाजित किया गया है और राज्य के 7 अंगों का अपना अपना महत्व है। यदि राज्य के किसी एक अंग के द्वारा कार्य में कमी रहती है या कार्य के अंतर्गत पूर्ण रूप से नहीं किया जाता या खराब हो जाती है, या जिस तरह से एक शरीर का कोई अंग कार्य करना छोड़ दे तो पूरा शरीर है वो एक रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, अच्छे से स्वस्थ रूप से शरीर कार्य नहीं कर पाता है। इसी तरह मनु के द्वारा राज्य की जो सिद्धांत है, साप्तांग सिद्धांत, इसमें कहता है राज्य के 7 अंगों के द्वारा मिलकर एक समन्वयकारी रूप से राज्य का संचालन किया जाता है। राज्य नामक संस्था है वो अच्छा कार्य कर सकती है। ये राज्य का कोई भी एक अंग खराब हो जाता है या राज्य का एक कोई भी अंग बीमार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से स्वस्थ शरीर कार्य नहीं कर पाता, उसी तरह से स्वस्थ राज्य का निर्माण भी नहीं हो सकता या राज्य कार्य नहीं कर पाएगा। इस राज्य के क्या क्या अंग हैं, इसके अंतर्गत मनु ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। इसको एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। पहला है राज्य का स्वामी यानी राजा। राजा के संबंध में कहा गया है कि ईश्वर की संतान है। मनु का राज्य है उसमें राजा ईश्वर की संतान के रूप में है। राजा है वो कोई गलती नहीं करता, प्रजा को त्रुटि करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राजा स्वयं ही जन कल्याणकारी कार्य, धार्मिक व नैतिक बंधनों से बंधा हुआ है। ऐसी स्थिति में राजा किसी भी तरह की कोई गलती नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्वामी है वो, ये कहें हम ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व एक बार लिए हुए है। राजा का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है, न कि उस पे निरंकुशता, आतताई व स्वेच्छाचारी पालन करना। तो राजा के स्वामी, जो स्वामी है वो राजा है, वो ईश्वर की संतान है, सर्वशक्तिशाली है, सभी गुणों से संपूर्ण है, अपनी दिनचर्या को विभाजित किए हुए हैं। इस तरह के दंड से संबंधित, न्याय से संबंधित, धर्म से संबंधित, रीति रिवाज, प्रथा और संस्थाओं से संबंधित जितने भी नियमों हैं उनको दिनचर्या के रूप में बांटा हुआ है और उनका पालन किया जाता है। तो प्रथम है स्वामी। दूसरा है अमात्य या मंत्री। मंत्री के रूप को हम ये कहेंगे कि सचिव के रूप में जाना जाता है। मनु ने सचिवान शब्द कहा है। सचिवान का अर्थ यह हुआ मंत्री परिषद, अर्थात राज्य के अंतर्गत योग्य, शिक्षित, कुशल व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाना चाहिए, जो राज कार्य के अंतर्गत राजा की मंत्रणा करते हैं, राजा का सहयोग करते हैं। इनकी संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। मनु के अनुसार इनकी संख्या 7 व 8 होनी चाहिए। इससे अधिक संख्या में मंत्री होने से कार्य में व्यवधान पड़ता है। तो राज्य में होने वाले सचिव, मंत्री, अमात्य, उनकी योग्यता पर विशेष ध्यान देना जाना चाहिए। दूसरी बात कहता है राज्य कि मंत्रणा करते समय विशेष ध्यान रखने के स्थान जहाँ पे गुप्त रूप से की जाए, किसी भी तरह का खुला जंगल नहीं हो, खुली जगह होनी चाहिए, या पर्वत का शिखर होना चाहिए, या राजमहल की छत के ऊपर मंत्रणा करनी चाहिए। अर्थात इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रणा करते समय मंत्रियों, राजा है वो अकेला हो, गुप्त स्थान हो तथा उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई हुई होनी चाहिए। किसी भी तरह के मंत्री के द्वारा उसकी गोपनीयता भंग नहीं की जाए। तो राजा के द्वारा मंत्रणा या मंत्री योग्य कुशल होने चाहिए। उनके द्वारा शासन व्यवस्था संचालित करते वक्त मंत्रणा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा है पूर्व।
तीसरा है पूर्व। तीसरा जो भाग है वह है पूर्व। इसे हम कहें कि राजधानी, एक प्रकार से राजधानी कहें। राजधानी का अर्थ राज्य की जो संचालन करना है वो दुर्गों के माध्यम से बड़ा सुरक्षित हो। राज्य की राजधानी ऐसे स्थान पे की जानी चाहिए जहाँ पे एक प्रकार से राजधानी है वो सुरक्षित रहे। तो उसके अंतर्गत अलग अलग दुर्ग हैं, उनकी भी व्यवस्था की है। मनु ने पुर की जो व्यवस्था की है, राजधानी की जो व्यवस्था की है, उसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत मुख्य रूप से अच्छी सुरक्षित और राजधानी होनी चाहिए। चौथा जो है वह है राज्य। चौथा जिसे हम कहेंगे राज्य। अच्छा, राज्य से अर्थ मनु का यहाँ जनसंख्या से है, पॉपुलेशन से है, जनपद से है, कि राज्य के द्वारा जो निश्चित भूभाग है उसके अंतर्गत होना चाहिए, उसकी जनसंख्या है उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात प्रजा जो नागरिक जो है उनका विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पुर की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, इसकी बात राज्य के अंतर्गत की जा सकती है। ये कौटिल्य के द्वारा भी ऐसा ही माना जाता है। पांचवा जो भाग है वह है कोश। कोश, कोश का अर्थ है कि राज्य को शासन को संचालित करने हेतु धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के किसी भी राज्य की व्यवस्था या किसी राज्य की संचालित होने वाली कार्य व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में राज्य के कोष परिपूर्ण होना चाहिए, कोष का विशेष ध्यान देना चाहिए। राजा के द्वारा प्रजा पे लगाए जाने वाला कर है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। राजा को कितना, अर्थात प्रजा रक्षण को ध्यान में रखते हुए ही, प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही कर का निर्धारण करना चाहिए। यदि कोष का निर्धारण करते वक्त अर्थात कोष का ध्यान रखते हुए जनता पे अधिक कर लगाए गए या अधिक टैक्सेस लगाए गए, जिसके कारण जनता का कल्याण होने की बजाय उनका एक प्रकार से यूं कहें कि जनता है वो नाराज होगी, जनता है वो दुखी होगी, जनता के पास अपने कार्य हेतु ही धन का अभाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे स्थिति में करारोपण करते वक्त प्रजा रक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रजा का कल्याण या प्रजा को टैक्सेस के रूप में लगाया जाना चाहिए। छठा जो है राज्य का जो भाग है वो उसका संस्था के रूप में हम बात करते हैं, वो करते हैं एक प्रकार से हम क्या कहें, दंड। दंड की व्यवस्था कैसी हो, अर्थात राज्य को मनु के द्वारा राज्य में शासन व्यवस्था संचालित करने हेतु दंड की व्यवस्था की गई है। दंड का अर्थ क्या है, क्योंकि राज्य का जो प्रारंभ में उत्पत्ति हुई है उसका आधार है शांति और सुरक्षा। यदि राज्य में शांति स्थापना नहीं होगी और बाह्य दृष्टि से सुरक्षित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में राज्य शांति सुरक्षा नहीं होगी तो राज्य संचालन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य के संचालन को ध्यान में रखते हुए, शांति व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कार्य किया जाएगा तो राज्य में दंड की व्यवस्था होगी। और आखिरी जो है वो है इसका मित्र, अर्थात राज्य में मित्र की आवश्यकता होगी। तो मित्र के रूप में राज्य को संचालित करने वाला जो भी राज्य के साथ देने वाले राज्य अन्य राज्य हैं उनको सहयोग लेना चाहिए, उनका प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से राज्य के संचालन के अंतर्गत इसका भी मित्र का योगदान है। इसका अर्थ क्या हुआ, राज्य की ये सभी अंग मिलके एक संपूर्ण राज्य में ऐसा कार्य करें ताकि राज्य का संचालन अच्छे राज्य के रूप में हो और राज्य रुग्ण न हो, बीमार न हो। ये इसीलिए इसको राज्य का सावयव यानी जीवित जो सजीव के रूप में माना जाता है राज्य। मनु मानते हैं कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर है उसमें प्रत्येक अंग का अपना महत्व है, उन अंगों के सभी के समन्वय के माध्यम से ही राज्य का एक समन्वय किया जा सकता है, राज्य एक अच्छे से चल सकता है। अर्थात सभी अंगों का अच्छे से कार्य करना ही राज्य का जीवन है, राज्य का अच्छा रूप है। जिस तरह से मनुष्य का जीवन है वो सभी अंगों के अच्छे से कार्य करने से ही होता है। तो इस तरह से इसे सावयव सिद्धांत भी कहा जाता है। इन सातों अंगों से मिलके राज्य एक संस्था के रूप में कार्य करता है, एक यूनिटी के रूप में कार्य करता है, एक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो मनु के अनुसार राज्य का सिद्धांत साप्तांग सिद्धांत राज्य का सावयव सिद्धांत है, सजीव सिद्धांत है। इनके सभी अंगों को अपना अपना कार्य करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। थैंक यू। हम अगले सिद्धांत पे राज्य के कार्य क्षेत्र व अन्य अध्ययन करें। थैंक यू।